नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा रशिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के पीछे के कारणों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी को फाइनली रशिया का काफी एंटिसिपेटेड सा अटैक यूक्रेन पर हो चुका है। किस तरह से हमला हुआ, क्या उसकी डिटेल्स हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। लेट नाइट आपको वो देखने को मिलेगा। अभी आप ये जानिए इस लेक्चर में कि आखिर रशिया और यूक्रेन का इतिहास क्या है, ये दोनों देशों के बीच में क्या संबंध रहे हैं, क्यों व्लादिमीर पुतिन इतना आमादा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए, इसके पीछे की क्या जियोपॉलिटिक्स है, क्या इकोनॉमी है, सारे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, नोट्स के रूप में उन्हें सेव करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे लेक्चर्स के अपडेट्स भी प्राप्त हो जाते हैं। शनिवार रात 8 बजे मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। डू ज्वाइन दैट एज वेल। रविवार यानी कि 27 फरवरी को आ रहा है अल्ट्रा कॉम्बैट। अल्ट्रा कॉम्बैट अभी तक का सबसे बड़ा कॉम्बैट है जिसमें देश भर के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे और आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं कि आपकी 3 महीने पहले, प्रीलिम से 3 महीने पहले क्या पोजीशन है, कितनी तैयारी है। और एक एडेड बेनिफिट यह है कि स्कॉलरशिप जीतने को मिलती है आपको। तो अगर आप अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी के स्कॉलरशिप्स को जीत सकते हैं। और एक और अट्रैक्टिव प्राइस ये है कि आपके पास मैकबुक और आईपैड जैसे कई गैजेट्स जीतने का भी मौका है। 1000 स्टूडेंट्स को प्राइजेस मिलेंगे। सो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग प्राइजेस एंड गेटिंग स्कॉलरशिप्स। रजिस्टर फॉर कॉम्बैट लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। महिपाल कोड का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। तो ये है यूक्रेन। यूक्रेन की पोजीशन अगर आप यूरोप में देखेंगे तो पूर्वी यूरोप में ये स्थित है। रशिया से इसका काफी लंबा बॉर्डर है, बेलारूस से उत्तर में बॉर्डर है, पोलैंड से भी यहां पर आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। और यहां ब्लैक सी की काफी लंबी कोस्टलाइन है और ये है सी ऑफ एजोव। तो ये एक ज्योग्राफिकल मैप आप देखिए, यूक्रेन की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आज जो हमला हुआ है वो 3 दिशाओं से रशिया ने यहां पर हमला किया है और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। आज से कई सदियों पहले इस क्षेत्र में रूस वाइकिंग्स नाम के एक एथनिक लोग रहा करते थे। आपने वाइकिंग्स का नाम सुना होगा, जो कि उत्तरी यूरोप में रहा करते थे, नॉर्वे फिनलैंड वाले क्षेत्र में। तो कुछ उसी प्रकार के वाइकिंग्स इस क्षेत्र में भी थे और उन्हें रूस वाइकिंग्स कहा जाता था। और ये यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में स्लेव ट्रेड यानी कि गुलामों का व्यापार करते थे। तो यहां यूरोप वाले एरिया से गुलामों की खरीद फरोख्त करके ये मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार करा करते थे और इसीलिए इन्हें बाद में स्लाव्स कहा जाने लगा। तो दूसरे लोग जो हैं वो इन्हें स्लाव्स कहते थे। इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है कि आप अपने आप को नाम नहीं देते हैं बल्कि दूसरे लोग, आपके पड़ोसी, आपको नाम दे देते हैं। तो स्लाव्स यहां से टर्म आता है। तो इस क्षेत्र में आज जो ईस्टर्न यूरोप में रहने वाली काफी बड़ी आबादी है, ये स्लाविक पॉपुलेशन है। इनको कहा जाता है एथनिक स्लाव या फिर स्लाविक पॉपुलेशन। और ये रूस शब्द जो है इसी से रशिया शब्द आया है। तो ये रूस नाम के लोग थे, रूस एथनिसिटी थी, यहीं से रशिया कंट्री का नाम आता है। और यूक्रेन भी जो है वो भी यहीं से आता है। यूक्रेन का मतलब भी एक प्रकार से बूढ़ा रशिया होता है, ठीक है, रफली उसका यही ट्रांसलेशन है। तो इसीलिए आज भी दोनों देशों के बीच में काफी सिमिलैरिटी है। और सिमिलैरिटी की एक वजह और भी है कि जो पुराना रशियन एम्पायर था वो यूक्रेन में सेंटर्ड था। तो जैसे रशियन एम्पायर बाद में तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये वाले जो शहर हैं इनमें जाकर एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन इनिशियली आज से 800 साल पहले जो किएवन रूस था, ठीक है, उसको प्रिंसिपैलिटी ऑफ कीव भी कहते थे। कीव, वही कीव जो आज यूक्रेन का कैपिटल है। तो यहां पर कीवियन रूस नाम का एक बड़ा एम्पायर था और यहीं से इनका पूरा कल्चर डेवलप होता है, यहीं से इनका सिविलाइजेशन एक प्रकार से डेवलप होती है। नीपर नदी के किनारे ये पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी और नीपर नदी आज भी यूक्रेन को रफली 2 हिस्सों में बांटती है। उनकी सबसे बड़ी नदी है, कीव शहर भी इसी नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये कीवन रूस जो है ये एक मिडिवल सुपर पावर था और इसमें ईस्टर्न यूरोप का काफी बड़ा हिस्सा ये रूल करते थे। धीरे धीरे क्या होता है कि ये इस तरफ आगे बढ़ते जाते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट, और ये जो एरिया पहले खाली पड़ा था इसके अंदर यहां पर सिविलाइजेशन बसना शुरू हो जाती है। तो ये कीवन रूस प्रिंसिपैलिटी या कीवन रशियन प्रिंसिपैलिटी इन दोनों देशों को ऐतिहासिक तौर पर जोड़ती है। इन दोनों के कल्चरल रूट्स एक समान है। इसीलिए बार बार व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम तो एक हैं, हमसे यूक्रेन को अलग करना सोच भी नहीं सकते हम। तो इसी को रीजन बनाकर, इतिहास को पीछे रीजन बनाकर, 1000 साल पुराने इतिहास को रीजन बताकर व्लादिमीर पुतिन इनको एक देश बताते हैं। हालांकि धीरे धीरे क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इनकी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम है, देखो रूट्स सेम ही होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कल्चरल डिफरेंसेस आ गए तो थोड़ा सा कल्चर भी अलग है और भाषा भी अलग हो गई। लेकिन हाँ, सिमिलैरिटीज हैं। एथनिकली लोग एक जैसे हैं, स्लाविक पॉपुलेशंस हैं, लेकिन उनकी भाषाओं में और कल्चर में काफी अंतर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 100% अंतर आ गया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर आ गया था, जिसके कारण एक अलग एथनिसिटी के रूप में यूक्रेन के लोग अपने आप को देखने लगे। अब होता यह है कि 16-17 सेंचुरी में रशियन एम्पायर ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस रशियन एम्पायर का मैप आपको मैं रफली ये बता रहा हूं। तो ये एक एथनिक या भाषा के अनुसार जो लोग हैं उनका डिवीजन बताया जा रहा है उस रशियन एम्पायर में। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये येलो कलर वाले एरियाज हैं, ये यूक्रेनियन भाषा बोलते थे।
तो ये लोग अपने आप को थोड़ा सा अब अलग मानने लग गए हैं बाय द टाइम 17th या 18th सेंचुरी, जब रशियन एम्पायर बहुत पावरफुल हो गया था, उस समय की बात है। और ये वाला जो पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि ये रशियन भाषा बोलने वाले लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं। और ये कजाकिस्तान और जो उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी मल्टीपल एथनिसिटीज हैं। तो इधर साइबेरिया में भी अलग अलग माइनॉरिटी एथनिसिटी कम्युनिटी वाले लोग हैं। एरिया वाइज ये सब बड़ा है, लेकिन आबादी यहाँ पर बहुत ही कम है। मेजर आबादी जो है वो इसी क्षेत्र में स्थित थी। तो ये यूक्रेन और रशिया, ये एक तरह से दो मेजर डिविजन्स इस एम्पायर के आप देख सकते हैं। फिर जब सोवियत यूनियन की स्थापना होती है 1921 के आसपास, 1922 में, उस समय यूक्रेनियन एसएसआर एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक बनता है। तो देखिए सोवियत यूनियन का सिस्टम क्या था कि 15-16 रिपब्लिक्स थे जो मिलकर बनाते थे यूएसएसआर। और इसी सोवियत यूनियन में एक बहुत बड़ा यूनियन आबादी के अनुसार भी और एरिया के अनुसार भी था, यूक्रेनियन एसएसआर। तो यूक्रेन को उन्होंने भी, सोवियत यूनियन के नेताओं ने भी अलग माना था और उसको सोवियत यूनियन का हिस्सा माना, लेकिन इतना अलग कि उसे अलग एसएसआर बना दिया गया। ओके, फिर क्या होता है कि इसका ब्रेकअप यूएसएसआर का 1991 में, और तब यूक्रेन आजाद देश बनता है। तो यूक्रेन जो शायद आने वाले कुछ घंटों में अपनी आजादी खो दे, मुझे नहीं पता आप ये लेक्चर कब देख रहे होंगे, बट प्रोबेबली इट विल लूज इट्स इंडिपेंडेंस इन द कमिंग फ्यू आवर्स। तो 30 साल का उसका ये आजादी का सिलसिला चला, 91 में शुरू हुआ था, और यूक्रेन तब बन गया था एक इंडिपेंडेंट स्टेट, और उसी के साथ 15 अन्य देश बने थे, ये तो आपको फैक्ट पता ही होगा। तो यूक्रेन अब एक इंडिपेंडेंट देश है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, और कई दशकों बाद वहां पर लोग अब खुश थे कि हम फाइनली रशिया से, सोवियत यूनियन से, रशियन एम्पायर से अलग हैं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, ब्रेकअप इतना आसान नहीं था। अक्सर दुनिया में बंटवारा जहां होता है वहां पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यूक्रेन का यहां पर बॉर्डर आपको नजर आएगा, दिस इज वेरी क्लोज टू रशिया। तो रशिया के पास वाले एरियाज जो हैं उनमें रशियन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये मैप यूक्रेन का भाषा के अनुसार बताया गया है कि उनका जो अपना सेंसस हुआ था उसमें कितने लोगों ने रशियन को अपनी मातृभाषा बताया। तो आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के पास है वो काफी डार्क होते जा रहे हैं, इसीलिए यही वो डोनेट्स्क और लुहांस्क वाले रीजन्स हैं, और ये क्राइमिया है। तो यहाँ के लोग रशिया से काफी ज्यादा नजदीक है। देखो ये वाला जो एरिया जो थोड़ा दूर है रशिया से, ये फिर भी एथनिकली, लैंग्वेज के अनुसार, कल्चरली थोड़ा डिस्टिंक्ट है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूक्रेन में जो इतना बड़ा एरिया है उसमें ईस्टर्न और सदर्न एरियाज, ये सदर्न और ईस्टर्न एरियाज थोड़ा रशिया के निकट अपने आप को पाते हैं कल्चरली। तो यहां पर प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। अब एथनिक कॉम्पोजिशन भी अगर आप देखोगे तो लगभग 80% लोग यूक्रेनियन आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, और 17% लोग रशियन। भाषा के अनुसार भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% लोग जो इन एरियाज में रहते हैं, दे हैव देयर मदर टंग एज रशियन। उनकी पहली भाषा रशियन है, ना कि यूक्रेनियन, जो कि अपने आप में एक अलग भाषा है। तो हाँ, 70% देश के लोग यहां पर यूक्रेनियन बोलते हैं, लेकिन एक डिवीजन तो आ गया ना बहुत बड़ा। तो पुतिन बार बार ये क्लेम करते आए हैं कि रशियन और यूक्रेनियन एक हैं, हमारी पुरानी सिविलाइजेशन है, और बेलारूस भी इसका हिस्सा है। अभी क्या है कि बेलारूस में तो वो जो लीडर है वो उनके बहुत ही क्लोज है पुतिन के, तो वहां हमले की कोई जरूरत ही नहीं है। इट एक्ट्स लाइक अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ रशिया। तो बेलारूस और यूक्रेन ये दोनों पुराने रशिया के ही एम्पायर का हिस्सा हैं, कल्चरली काफी नजदीक हैं, ऐसा पुतिन का बार बार कहना रहता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि इसे तो हम में मिल जाना चाहिए। लेकिन कई यूक्रेनियन इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि यूक्रेन ने पिछले 500-700 सालों में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली है, एक अलग नेशनलिटी बना दी है, और हमें रशिया के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भावनाएं सेंट्रल और वेस्टर्न यूक्रेन में तो बहुत ही प्रबल है, वहां पर यूक्रेनियन नेशनलिज्म बहुत ही चरम पर है। लेकिन ये जो ईस्टर्न और सदर्न वाले एरियाज हैं, ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रशिया से अपने आप को नजदीक पाते हैं। इतिहास के आगे जियोपॉलिटिक्स भी अब यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली रशिया बेलारूस और यूक्रेन को देखता है एक बफर के रूप में। तो यूरोपियन यूनियन, जो कि ग्रीन कलर में आपको यहां नजर आ रहा है, ये सभी देश ईयू का हिस्सा है। तो इनके और रशिया के बीच में अब केवल ये दो बड़े देश बचे हैं जो एक बफर का काम करते हैं। ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, ये सब बन चुके हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। तो इन्हें भी रशिया वैसे टेक्निकली अपना हिस्सा मानता था एक समय में, लेकिन अब इतना स्ट्रांग नहीं है उनका क्लेम। पर हाँ, इन्हें भी डर लगा रहता है कि कभी भी अटैक हो सकता है। पर बेलारूस और यूक्रेन को तो रशिया हमेशा से मानता है कि ये तो हमारा ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा है, हमारा ही अभिन्न अंग है, जो अभी कुछ समय के लिए पिछले 30 साल से थोड़ा सा भिन्न हो गया है। पर हाँ, ये एक बफर के रूप में काम करता है। अब जैसे जैसे ईयू इधर बढ़ता जा रहा है, पोलैंड, रोमानिया जैसे देश ईयू में शामिल हुए, तो रशिया की चिंताएं पिछले 15 सालों में बढ़ गई हैं। एक और रीजन इकोनॉमिक भी है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं यूक्रेन में, जो रशियन और एंग्लो अमेरिकन कंपनीज दोनों एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं, और इनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलता है। यूक्रेन के आजाद होने के 10-12 साल बाद 2000s का जो डेकेड था, उस समय यूरोपियन यूनियन काफी तेजी से एक्सपांड हो रहा था, और यूक्रेन भी चाहता था कि वो ईयू के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ा दे। ऐसे में उनकी कोशिश थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ रशिया का व्यापार वो खोना नहीं चाहते थे। रशिया उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, आज भी है, काफी हद तक रशिया सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो रशिया ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ
कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा पैक्ट या एग्रीमेंट साइन करे। दूसरी ओर रशिया ने पूरी कोशिश करी कि यूक्रेन उनके द्वारा बनाए गए इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका नाम था यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका मेंबर बन जाए। सन 2000 में ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक इकोनॉमिक ब्लॉक था और इसमें कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ओवरऑल ये बड़े बड़े एरिया वाले देश जो हैं, इनका एग्रीकल्चरल आउटपुट काफी अच्छा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अच्छा है और ऑलमोस्ट 43 मिलियन की यहां पर आबादी हो जाती है इन सभी देशों की इन देशों को मिलाकर। यूक्रेन को भी इसे ज्वाइन करना था, लेकिन यूक्रेन ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि अगेन यूक्रेन में वही चिंताएं थी कि इधर जाएं या इधर जाएं, एक टग ऑफ वॉर सा चल रहा था। तो ना इन्होंने यूरोपियन यूनियन को पूरी तरह से ज्वाइन किया, ना ही इन्होंने रशिया के इस इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन किया। इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदलकर बाद में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कर दिया गया था 2014 में। और पिछले साल रशिया कोशिश कर रहा था कि भारत भी इसको ज्वाइन कर ले। उन्होंने काफी कोशिश करी कि भारत को भी बोला कि आप ट्रेड पैक्ट साइन कर लो और व्यापार समझौता साइन कर लिया जाए, तो अभी तक तो वो नहीं हुआ है। और इसके ये वाले मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं मोस्टली यही इसके सदस्य हैं। सन 2000 के दशक में यूक्रेन में काफी राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिलती है। उसका मुख्य कारण यही था कि जो भी राष्ट्रपति बनता था वो या तो थोड़ा रशिया की तरफ झुकाव ज्यादा रखेगा या फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ, और जिस भी तरफ वो झुकाव रखता था तो विपक्षी दल जो है वो सामने आकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे। तो इसी तरह से 2005 में ऑरेंज रेवोल्यूशन होता है, जब लोग सड़कों पर उतरे और कहा कि जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के उनमें फर्जीवाड़ा हुआ है। अब रशिया कहता है कि ये वाला पूरा प्रोटेस्ट सीआईए के द्वारा या अमेरिका के द्वारा भड़काया गया था और इसमें जानबूझकर उन्होंने ऐसे राष्ट्रपति को हटवा दिया जो थोड़ा सा रशिया की तरफ लीन कर रहे थे। तो रशियंस ने कहा ये तो सीआईए की पूरी गलत स्ट्रैटेजी है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि ये सब प्रूवन नहीं है। अब इस दशक के राजनीतिक सागर मंथन से निकलकर एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति यूक्रेन की टॉप लीडरशिप पद पर आ जाता है। इनका नाम था विक्टर यानुकोविच। था नहीं, है, ही स्टिल अलाइव। सो विक्टर यानुकोविच ये 2002 से 4 के बीच में भी राष्ट्रपति बने, फिर चुनाव हारे, फिर वापस चुनाव जीते। फाइनली 2010 से लेकर 2014 तक ये यूक्रेन के राष्ट्रपति रहते हैं और इस टाइम पीरियड में काफी बदलाव हुए। अब यानुकोविच जो है ये भी अलग ही खिलाड़ी थे। इनको व्लादिमीर पुतिन से भी दोस्ती प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही अच्छे निकटतम मतलब हेड ऑफ स्टेट माने जाते थे ये ईस्टर्न यूरोप में, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का व्यापार भी चाहते थे। तो वही यूक्रेन की पुरानी परेशानी, लेकिन इन्होंने दोनों तरफ से खेलने की कोशिश करी। अब आप देखो दोनों तरफ से नहीं खेल सकते, यू हैव टू चूज अ साइड। तो होता यह है कि विक्टर यानुकोविच से कहा गया था 2013 में यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करते। वैसे तो कहते रहते थे कि हमें व्यापार चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट साइन करने से इन्होंने मना कर दिया और उस मीटिंग से वापस आ गए अपने देश। जैसे ये वापस आते हैं तो 2013 नवंबर की बात है, उनके देश में लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं कर रहे हो। नवंबर 2013 में शुरू हुए प्रोटेस्ट फरवरी 2014 तक चलते हैं और इन 3 महीनों ने यूक्रेन की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, यूरो मैदान नाम का एक चौक है बहुत बड़ा कीव शहर में, इसीलिए इनको यूरो मैदान प्रोटेस्ट भी कहा जाता है। अब यहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रशिया का यह कहना था कि फिर से ये यूरोपियन या फिर पश्चिमी देशों के द्वारा भड़काई हुई भीड़ है, अमेरिका इन्हें सपोर्ट कर रहा है और ये प्रो ईयू गवर्नमेंट चाहते हैं। एक्चुअली यानुकोविच जो है वो थोड़ा थोड़ा रशिया की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को पूरी तरह से नाराज कर देंगे। तो भीड़ यही कह रही थी कि यानुकोविच इस्तीफा दें। रशिया इससे नाराज हो गया। रशिया ने कहा कि नहीं, ये तो इलीगल प्रोटेस्ट है और यानुकोविच ने रशिया का समर्थन प्राप्त करते हुए अपने ही देश के इन प्रोटेस्टर्स पर गोलियां भी चलवा दी। भीड़ उग्र हो जाती है, दंगे भड़क जाते हैं कई शहरों में। ये सब कुछ होता है फरवरी 2014 में। इसे यूरो मैदान प्रोटेस्ट या रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, इस तरह के कई नाम दिए गए थे। कुल मिलाकर दंगे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ता है। जी हां, फरवरी 2014 में, आज से एग्जैक्टली 8 साल पहले, विक्टर यानुकोविच देश में बढ़ती हिंसा से बचने के लिए भाग जाते हैं रशिया और रशिया में जाके व्लादिमीर पुतिन के पास शरण ले लेते हैं। उसके बाद यूक्रेन में एक नई सरकार बनती है जो प्रो ईयू सरकार है। अब प्रो ईयू गवर्नमेंट तो बन जाती है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ भी अब कई लोग उठ खड़े होते हैं। तो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और ये प्रोटेस्ट कौन करते हैं? वेस्टर्न यूक्रेन के लोग। वेस्टर्न यूक्रेन के लोग जो रशिया से ज्यादा निकटता महसूस करते हैं, उन्होंने इन यूरो मैदान प्रोटेस्ट के खिलाफ एंटी यूरो मैदान प्रोटेस्ट को शुरू किया और कहा कि नहीं, यानुकोविच को हम सपोर्ट करते हैं, रशिया सही कह रहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार से ईस्टर्न यूक्रेन में काफी बड़ा एक अपराइजिंग सा शुरू हो जाता है। तो अब ये अपराइजिंग नहीं था, बेसिकली प्रोटेस्ट था, लेकिन इसको अपराइजिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। कैसे? रशिया ने इन्हें हथियार भेजे और अपनी सेनाओं को भेजा, बड़ी स्मार्टली भेजा था। सेना वालों के सबके जो ऑफिशियल मार्किंग आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स वगैरह होते हैं, कौन सी यूनिट से है, क्या नाम है, वो सब हटवा दिया उनकी ड्रेस से और बिल्कुल ऐसे कपड़े, मुंह ढककर, चेहरा ढककर, बालाक्लावा पहनाकर उन रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन में दाखिल करवा दिया गया।
तो रशिया ने उस समय ओपनली बोला भी नहीं कि हमारी ट्रूप्स है, उन्होंने कहा कि ये तो पीस कीपर्स है, हमें नहीं पता कहां से आए। इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग एट दैट टाइम। मुझे आज भी याद है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने क्या करा था, फेसबुक पे जाकर फोटोज अपलोड कर दी थी, और वो फेसबुक में जो जियो टैगिंग के ऑप्शन आता है ना, तो वो जियो टैगिंग में वो यूक्रेन में दिखा रहे थे उनके फोटोज। तो उससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में जाकर मौज मस्ती करते हुए फोटोज डाल रहे थे। तो उससे रशिया का झूठ पकड़ा गया। तो रशिया बोल रहा था कि नहीं, हमने आर्मी नहीं भेजी है, लेकिन वो पूरी दुनिया को पता चल गया कि रशिया के ही सैनिक है, वरना आसमान से सैनिक टपकेंगे क्या जमीन पर सीधे। तो खैर, ईस्टर्न यूक्रेन के लोग जो एंटी प्रोटेस्ट चला रहे थे, एंटी यूरो मैदान प्रोटेस्ट चला रहे थे, अचानक से उनके पास हथियार आ गए, उनके पास रशिया की आर्मी आ गई सपोर्ट करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम तो यूक्रेन से आजाद हो रहे हैं। तो दो क्षेत्र यूक्रेन के ईस्टर्न एरियाज में, डॉनबास क्षेत्र जिसे कहा जाता है, डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन, इन्होंने अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और यहां पर लड़ाई छिड़ जाती है। तो यूक्रेन की आर्मी और यहां पर जो मिलिशियाज तैयार हो जाते हैं, जो लोग हथियार उठा लेते हैं, मेनली वो रशिया के द्वारा समर्थित मिलिशियाज थे, उन लोगों ने हथियार उठा लिए। और ये वाला मॉडल उस समय कंपेयर किया गया था भारत के द्वारा बांग्लादेश में जो किया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान में किया गया, उससे इसको कंपेयर किया गया था। तो जो टैक्टिक्स हमने अपनाई थी, इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में अपनाई थी, काइंड ऑफ वही रशियन प्रेसिडेंट ने भी उस समय अपनाई, कि हमें नहीं पता कि कौन है वहां पर, कौन लड़ रहा है। तो हम, भारत भी ऐसा ही करता था उस समय कि मुक्ति बाहिनी को हम पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन ओपनली हमने कभी नहीं कहा कि मुक्ति बाहिनी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। एनीवेज, तो अब ये वाले जो दो क्षेत्र हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों को ऑलमोस्ट आजाद करवा दिया गया। तो यहां पर ये जो डार्क ब्राउन में आपको एरिया दिख रहा है, ये क्षेत्र, वहां पर काफी महीनों तक लड़ाई चली, और उसके बाद अब यूक्रेन की सरकार का कंट्रोल यहां से चला गया। और ये दोनों पीपल्स रिपब्लिक अपने आप को कहने लगे। ये कहते थे कि हम तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इतना छोटा देश कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना बाहरी सपोर्ट के। तो ये पूरी दुनिया को पता है कि रशिया इन्हें इकोनॉमिकली और हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन देश, दो क्षेत्रों में इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं हो सकता है। देखो, एक देश चलाने के लिए एक साइजेबल एरिया चाहिए आपको। अगर आपका एरिया बहुत छोटा है तो आपके पास सारे रिसोर्सेज नहीं होंगे, एंड यू कैन नॉट फंक्शन एज अ कंट्री। अब यहां पर लड़ाई कई सालों तक चलती रही, छुटपुट लड़ाई कंटिन्यूसली आज भी जारी है। अब तो खैर बड़े स्तर पर लड़ाई हो गई है, बट या एट सम स्मॉल लेवल द वॉर वॉज गोइंग ऑन इन लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, और ये दोनों डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। तो डोनेट्स जो है, फुटबॉल फैंस को पता होगा इसका नाम, खास करके रियल मैड्रिड के फैंस कभी जीवन में नहीं भूलेंगे डोनेट्स का नाम। कमेंट में बताइएगा कि क्यों। तो ये कॉन्फ्लिक्ट 8 साल तक लगातार चलती रही है, और यूरोप में 21वीं सदी की ये शायद एकमात्र बड़ी लड़ाई है जो इतने समय तक चली है। 13,000 लोग इस लड़ाई में मारे गए थे, और ये अभी की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 2014 के इवेंट्स के बाद की बात कर रहा हूं। कई लाखों लोग इस क्षेत्र को छोड़कर यूक्रेन में चले गए। भाई, जो यूक्रेनियन बोलने वाले या एथनिक यूक्रेनियन मानते थे अपने आप को, उनके खिलाफ यहां पर नेगेटिव हो रहा था, तो वो चले गए इस क्षेत्र में। और कई रशियंस जो यहां पर रहते थे, वो भी इधर आकर लड़ाई लड़ने लग गए, मिलिशियास। तो ये दो टेरिटरीज पिछले 8 साल से यूक्रेन की सरकार के कंट्रोल में नहीं है। चाहे मैप्स में ये यूक्रेन में बताता है, लेकिन यूक्रेन गवर्नमेंट का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है पिछले 8 सालों से, 2014 से। लेकिन रशिया भी बहुत स्मार्ट था, उसने इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा कि हम इन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। अभी 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क इंडिपेंडेंट है, वो भी खाली उनको लड़ाई शुरू करनी है, उसके लिए बहाना चाहिए था। लेकिन अब इन दोनों क्षेत्रों से ज्यादा बड़ा झटका यूक्रेन को लगा क्राइमिया में। तो इस पूरे घटनाक्रम को कई बार लोग केवल क्राइमियन क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं, 2014 का क्राइमियन क्राइसिस। तो हुआ ये कि मार्च 2014 का महीना, जब ये सब फाइटिंग चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसी समय इस क्राइमियन पेनिनसुला में भी रशिया अपने आर्मी को, अपने ट्रूप्स को भेजता है, अगेन अनमार्क्ड सोल्जर्स, जिनके कोई नाम नहीं है, कोई आर्मी यूनिट्स का मार्किंग्स वगैरह नहीं है, और वो जाकर कहते हैं कि क्राइमिया को हम आजाद करवा रहे हैं। तो यूक्रेन यहां पर कुछ नहीं करवा पाया, उसकी आर्मी यहां पर इनइफेक्टिव थी, और क्राइमियन पेनिनसुला को रशिया ने आजाद करवा दिया। और क्राइमिया जैसे ही यूक्रेन से अलग होता है, उसके बाद रशिया कहता है कि ये तो हमारा पार्ट है, और हमारा पार्ट प्रूव करने के लिए उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया। तो मार्च 2014 में यहां पर एक वोटिंग होती है, जिसमें आई थिंक 97 या 96% लोगों ने वोट डाला कि हमें रशिया के साथ जुड़ना है। तो रशिया ने कहा, देखो प्रॉब्लम सॉल्व्ड, हमने तो वोटिंग करवा दी, वोटिंग में सबने कहा है कि हमें रशिया के साथ जुड़ना है, तो फिर यूक्रेन को और दुनिया को क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, अंदर की बात यह है कि क्राइमिया में रशिया के पुराने नेवल बेस हैं, और ये नेवल बेस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया के सारे समुद्री पोर्ट्स, खास करके उत्तरी पोर्ट्स, सर्दियों में जम जाते हैं। तो विंटर सीजन में ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन एक्सेस करने के लिए इनके पास केवल ये क्राइमिया में, खास करके सेवास्तोपोल नाम की एक जगह है, यहाँ का जो इनका नेवल बेस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सेवास्तोपोल को ये जाने अपने हाथ से नहीं दे सकते थे। इनफैक्ट 91 में जब यूक्रेन आजाद हुआ था ना, उसके बाद भी रशिया ने सेवास्तोपोल का अपना नेवल बेस नहीं छोड़ा था। उन्होंने डील कर ली यूक्रेन के साथ कि आप हमें अपना
ये नेवल बेस हमेशा उपलब्ध करवाओगे। लेकिन जब ये लड़ाई छिड़ गई तो यूक्रेन ने मना कर दिया कि अब आपका नेवल बेस नहीं चलेगा। तो अपने नेवल बेसिस को सिक्योर करने के लिए बेसिकली क्राइमिया रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो याद रखना कि क्राइमिया को तो इन्होंने रशिया का हिस्सा बना दिया, लेकिन ये जो दो स्टेट्स थे लुहांस्क और डोनेट्स्क, इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना ही रशिया का हिस्सा बनाया गया। ये पूरा घटनाक्रम जो अभी मैंने आपको समझाया ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक हैरानी की बात यह थी कि 2014 में यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री से रशिया ने क्राइमिया जैसा बड़ा और इंपॉर्टेंट टेरिटरी छीन लिया, हथिया लिया। इस पर पश्चिमी देश कुछ नहीं कर पाए, तब भी कुछ नहीं कर पाए थे, आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस समय भी केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे, G8 से निकाल दिया गया था रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। और उस घटना से व्लादिमीर पुतिन को समझ में आ गया कि भविष्य में भी मुझे यही गेम खेलना है कि या तो थोड़ी सी टेरिटरी ले लूंगा यूक्रेन की, लेकिन हालांकि अभी तो वो पूरी ही टेरिटरी लेने के मूड में लग रहे हैं। ओके, तो कुल मिलाकर ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था पूरी दुनिया के लिए और व्लादिमीर पुतिन के लिए भी। फिर ईस्टर्न टेरिटरीज में जो लड़ाई चल रही थी उन्हें रोकने के लिए मिंक एग्रीमेंट साइन होता है। मिंक एग्रीमेंट में रशिया, यूक्रेन, सेपरेटिस्ट लीडर्स, लुहांस्क, डोनेट्स्क के और OSCE संगठन शामिल था। तो ये इसको मीडिएट कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था। ये मिंक एग्रीमेंट हालांकि पूरी तरह से कभी लागू नहीं होता है। OSCE क्या है इसको ध्यान रखना, ये दुनिया के चुनिंदा संगठनों में से एक है जिसमें रशिया और USA दोनों शामिल हैं। इट इज द लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली ये आर्म्स कंट्रोल वगैरह पे बात करते हैं। तो रशिया पश्चिमी देशों में एक मधुर संबंध बनाए रखने के लिए OSCE संगठन कभी कभी काम करता है। अब आ जाते हैं हम करंट क्राइसिस पर। तो देखो 2014 में क्या हुआ था, अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। क्राइमिया रशिया ने छीन लिया, रशिया के अंदर शामिल हो गया ये। दिस इज पार्ट ऑफ रशियन टेरिटरी नाउ। यहां पर ये ब्रिज बना रहे हैं इसको कनेक्ट करने के लिए रशिया से, एंड दिस इज सी ऑफ एजोव। फिर लुहांस्क और डोनेट्स्क, इसमें एक काफी बड़ा एरिया इंडिपेंडेंट हो जाता है जिसमें रेबेल गवर्नमेंट्स हैं। तो यहां पर मिलिशियाज जो हैं वो अपनी सरकार बना लेते हैं और इन सरकारों को पूरा समर्थन हासिल है रशिया का। और इन क्षेत्रों में भी कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले 8 सालों से। ये वाले जो प्रांत हैं, खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, ओडेसा, ये क्षेत्रों में रशिया के प्रति थोड़ी सी भावनाएं हैं लोगों के दिल में, क्योंकि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक रीजंस हैं। तो इसीलिए यहां पर भी छोटे मोटे प्रोटेस्ट चलते आए हैं। अब इन्हीं एरियाज में रशिया सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है। अगर आप अभी नोटिस करोगे इस युद्ध में, तो रशिया का टारगेट अभी सबसे पहले ये खार्किव और ओडेसा जैसे एरियाज ही रहे हैं। पिछले कई महीनों से रशियन आर्मीज यहां पर यूक्रेन के बॉर्डर पर इकट्ठा हो रही हैं। इनफैक्ट 1 साल से हो रही हैं और पिछले कुछ हफ्तों में ये गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। दिसंबर के बाद से आर्मी बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। 1.5 लाख की सेना रशिया की यहां पर तैनात हो गई थी। रशिया की टोटल आर्मी 9 लाख की है, उसमें से 1.5 लाख केवल इस बॉर्डर पर तैनात थी। रशिया कहता है कि हम तो केवल आर्मी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता था कि क्या हो रहा है। नेटो ने भी यूक्रेन की मदद करने के लिए काफी सारा मिलिट्री इक्विपमेंट भेजा। जो पड़ोसी देश पोलैंड जैसे देश हैं जो नेटो का हिस्सा है, वहां पर उन्होंने कुछ ट्रूप्स भी भेजी। लेकिन रशिया ये कहता है कि हम यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, ये हमारा क्षेत्र है, हम यहां पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने लिए। और उसने ये भी कहा कि देखो पूर्वी यूक्रेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इस एरिया में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम यहां पर शांति स्थापित करना चाहते हैं। और इन्होंने अपनी आर्मी जब यहां अभी भेजी कल, तो उसको पीस कीपिंग फोर्स उन्होंने नाम दिया। और रशिया ये कहता है कि सारी गलती नेटो की है। नेटो को क्या जरूरत है इस क्षेत्र में आकर हमारे यहां पर सौहार्द बिगाड़ने की। कल को अगर रशिया या चाइना जैसा देश जाकर कनाडा के साथ एक मिलिट्री समझौता कर लेगा और रशिया चाइना की आर्मीज कनाडा की आर्मी के साथ मिलकर यूएस बॉर्डर पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगी, तो क्या यूएस उसे बर्दाश्त करेगा? ये रशिया का कहना है, ठीक है, मेरा कहना नहीं है, ये रशिया का कहना है। और ये कहीं ना कहीं मुझे सही लगता है। आई थिंक इट इज करेक्ट एट सम पॉइंट, क्योंकि देखो आज चाइना आकर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों को BRI में शामिल करता है, उनके साथ मिलिट्री समझौते करता है, तो हमें भी दिक्कत होती है एज इंडिया। मतलब हम यहाँ पर साउथ एशियन रीजन को डोमिनेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, बिल्कुल है। ये सेम फीलिंग रशिया में भी है कि क्यों हमारे पड़ोसी देश, खास करके जो हमारे भाई जैसे देश हैं, यूक्रेन, बेलारूस, इन पर नेटो डोरे क्यों डाल रहा है? ये करने की उसे नेटो को क्या जरूरत है? दे आर प्रोवोकिंग अस, ये हमें क्यों उकसा रहे हैं, और जब उकसाओगे तो हम रिस्पॉन्स देंगे। यही लाइन ऑफ रीजनिंग रशिया बार बार दे रहा है। अब पिछले 5 दिनों से जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहां पर गोलीबारी जारी है। जो रेबेल आर्मीज हैं उनके और यूक्रेन के आर्मीज के बीच में कुछ तनाव भी था। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले इन्होंने हमला किया, पहले इन्होंने हमला किया। 21 फरवरी को रशिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों रेबेल हेल्ड एरियाज को इंडिपेंडेंट देश के रूप में रिकग्निशन दे दी, और इसके बाद से लगातार चीजें एस्केलेट हो रही है। रशिया ने कहा कि ये दोनों जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनमें शांति बनाए रखने के लिए हम अपनी आर्मी को भेज रहे हैं, और आर्मी भेजने के साथ ही युद्ध शुरू हो गया। और आज 24 फरवरी को रशिया ने फुल ब्लोन अटैक यूक्रेन पर कर दिया है। अब जानते हैं कि इस युद्ध के पीछे असली कारण क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण है इकोनॉमी। यूक्रेन और रशिया की इकोनॉमीज आपस में काफी एंटेंगल्ड थी, इनके बहुत सारे व्यापारिक संबंध थे। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था 2014 तक, लेकिन पिछले 8 सालों में दोनों के बीच में ट्रेड लगभग बंद सा है। बट फिर भी कई यूक्रेनियन लोग जाकर रशिया में काम करते हैं, क्योंकि यूक्रेन में लोग काफी हैं,
लेकिन काम इतना नहीं है, तो रशिया में जाकर वो लेबर माइग्रेट करके वहां पर काम करती है और कई सारी यूक्रेनियन कंपनीज भी रशिया में इन्वेस्ट करती हैं। तो ऐसे में रशिया के सामने भी एक प्रॉब्लम है, रशिया की इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ है क्योंकि यूक्रेनियन इन्वेस्टमेंट चला गया और लेबर शॉर्टेज चली गई। इनफैक्ट अभी व्लादिमीर पुतिन की एक स्पीच में उन्होंने इस पॉइंट का जिक्र भी किया था कि कई सारे लोग रशिया में आकर काम करते हैं, वो तो हमारे ही नागरिक के तौर पर हैं, हम तो उन्हें अपना ही मानते हैं। इस तरह की भावनात्मक पिच उन्होंने सामने दी थी। और यूक्रेन को भी काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन की इकोनॉमी पिछले कई सालों से रिसेशन में चल रही थी। इनफैक्ट 2021 में जब स्टील और अनाज के प्राइसेस बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, तब जाके उनकी इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आई है, क्योंकि ये दोनों यूक्रेन के मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं। रशिया के पास एक और समस्या यह है कि उसकी आबादी कम हो रही है। तो रशिया की आबादी लगभग 14.5 करोड़ है और रशिया की आबादी बढ़ नहीं रही है, तो उसको लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और लेबर कहां से मिल जाता है उसे? यूक्रेन से। तो यूक्रेन की अच्छी खासी आबादी है और कई इकोनॉमिक मॉडल्स, खास करके पॉल क्रूगमैन का एक इकोनॉमिक मॉडल है, वो ये बोलता है कि जब तक किसी बड़े क्षेत्र में 250 मिलियन यानी 25 करोड़ की आबादी नहीं होती, तब तक वो फ्री ट्रेड एरिया के रूप में काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो यूरेशियन इकोनॉमिक जो यूनियन बनाना था, उसमें यूक्रेन की 4.5 करोड़ की आबादी और उज्बेकिस्तान की भी लगभग 3.5 करोड़ की आबादी मिल जाती, तो वो रशिया के लिए एक परफेक्ट इकोनॉमिक एरिया बन जाता ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ये दोनों शामिल नहीं होते हैं और इसीलिए आप देखोगे कि उज्बेकिस्तान और यूक्रेन दोनों के साथ रशिया की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। इन दोनों के साथ हमेशा कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन जारी रहती है। इस लड़ाई के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है नेटो। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितने भी ब्लू कलर में कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ये नेटो का हिस्सा हैं। अमेरिका ने ये नेटो संगठन बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, और इसमें यूएस, यूके, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश शामिल हुए थे। धीरे धीरे ये बढ़ते गए, तो जहां पहले केवल ये वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज इसमें शामिल थे, बाद में इन्होंने 2000 आते आते ईस्टर्न यूरोप के देशों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। खास करके 91 में जब सोवियत यूनियन का बिखराव हुआ, तो उसके बाद इन्होंने चुन चुन के पुराने सोवियत यूनियन के जो देश थे उनको नेटो में शामिल किया, खास करके ये बाल्टिक कंट्रीज। तो रशिया को इससे दिक्कत है। रशिया कहता है कि भाई आप अपने नेटो को सीमित रखो, हमारे बॉर्डर पर क्यों लेकर आ रहे हो? व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग नेटो टू आवर बॉर्डर्स? हमारे पड़ोस में आकर हमारे खिलाफ आप मिलिट्री अलायंसेस बनाओगे, आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस करोगे, तो हम उससे खुश थोड़ा ना होंगे, हम आपका स्वागत थोड़े ना करेंगे। तो नेटो का मेंबर बनने के लिए यूक्रेन पर भी काफी समय से दबाव था। यूक्रेन के कई राष्ट्रपति खुद भी चाहते थे कि हम नेटो के सदस्य बने, ताकि भविष्य में कभी रशिया से लड़ाई हो जाए, जैसा कि अभी हो रहा है, तो नेटो हमारा बचाव कर लेगा। लेकिन फिर क्या है कि देखो, अगेन यूक्रेन इस मामले में बटा हुआ था, इसीलिए कभी वो ऑफिशियली नेटो का मेंबर बन नहीं पाया। बट स्टिल किसी ना किसी स्तर पर वो मेंबर बनने की राह पर था। इंडिविजुअल पार्टनरशिप प्रोग्राम एक होता है नेटो का, उसमें वो शामिल था। तो जैसे उसमें कजाकिस्तान भी है, यूक्रेन भी है, तो आप देख सकते हो कि कई पूर्व सोवियत यूनियन के देश इस प्रोग्राम में शामिल थे। ठीक है, तो नेटो के मेंबर बनने की तरफ यूक्रेन अग्रसर था। भविष्य में अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है, तो यूक्रेन की धरती पर कहीं पर भी मिसाइल्स तैनात करी जा सकती हैं रशिया के बॉर्डर से 5 मिनट की दूरी पर। तो यहां पर अगर मिसाइल तैनात कर दी, तो 5 मिनट में रशिया के अंदर ये मिसाइल्स पहुंच के तबाही मचा सकती हैं। तो रशिया को ये खतरा मालूम है और इसीलिए ये रशिया इतना ज्यादा यहां पर एग्रेसिव हो रहा है। 2 महीने पहले व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। पुतिन ने कहा कि ये जितने भी नेटो के सदस्य देश हैं, पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज, रोमानिया, बल्गारिया, इनमें मिसाइल्स किसने तैनात कर रखी है? कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है किसको? हमारे पास में, हमारे बॉर्डर के पास में आके आप मिसाइल तैनात कर रहे हो। तो ये यूएस की गलती है कि आप इस क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं, आप इस एरिया की सिक्योरिटी को अनस्टेबल कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। दिस इज नेटो इज द मेन रीजन, यूएस इज द मेन रीजन कि ये क्षेत्र अशांत हो रहा है। हम तो अपने क्षेत्र को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्लादिमीर पुतिन का कहना था। तो आप यहां पर मिसाइल तैनात मत करो, आप मिसाइल्स हटा दो। नेटो यहां पर यूक्रेन और बेलारूस को अपने साथ शामिल करने की कोशिशें बंद कर दे, तो शांति ऑटोमेटिक हो जाएगी। और यूएस जो है वो इन सभी एयर बेसिस में, मिसाइल स्टेशंस में बहुत ज़बरदस्त फंडिंग दे रहा है। पिछले 3-4 सालों में इन सभी मिसाइल बेसिस की फंडिंग लगातार बढ़ती गई है। यूएस और नेटो एलाइज ने इस पूरे क्षेत्र में, ब्लैक सी, एज़ोव सी में लगातार अपने नेवी के जहाज़ों को भेजा है। पिछले साल ये एक डिस्ट्रॉयर को भेजने वाले थे, ठीक है, 2 डिस्ट्रॉयर भेजने वाले थे। लास्ट मोमेंट पे ये सब कैंसिल किया इन्होंने, क्योंकि ब्लैक सी में तनाव काफ़ी बढ़ गया था। और नेटो लगातार एक्सपांड कर रहा है। तो देखिए, नेटो जब स्टार्ट हुआ था 1949 में, तब ये केवल फ्रांस, यूके, नॉर्वे जैसे देश इसके सदस्य थे। धीरे धीरे ये जो ब्लू और ग्रीन कंट्रीज हैं, ये इसके सदस्य बनते गए। जो ये ग्रीन कलर में कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप के, ये लेटेस्ट मेंबर्स हैं, सबसे नए नवेले मेंबर हैं। 2000s में ही इन्हें जोड़ा गया है। तो आप देख रहे हो कि ईस्टर्न यूरोप पूरा नेटो के साथ जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रशिया को लग रहा है कि हमारा तो कोई साथी यहां पर बचेगा ही नहीं, सभी नेटो में चले जाएंगे। और नेटो में क्या रूल है, अगर रशिया मान लो किसी एक बाल्टिक कंट्री पर अटैक कर देता है, तो नेटो के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला है। तो पूरी नेटो अलायंस इस देश को बचाने के लिए आएगी, अगर वो अपने वादों पर खरा उतरते हैं। तो अभी नेटो लेटेस्ट बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने संगठन में जोड़ रहा है।
इस पूरे तनाव को, नेटो वाली समस्या को सॉल्व करने के लिए बातचीत का मुद्दा भी उठा था। इनफैक्ट दिसंबर 2021 में 2 महीने पहले ही रशिया ने एक ऑप्शन सामने रखा नेटो के कि हम नेटो के साथ संधि कर लेते हैं, यानी कि रशिया और नेटो आपस में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और इस ट्रीटी में क्या कहा इन्होंने कि पूर्व सोवियत यूनियन के जो देश हैं वो नेटो का सदस्य नहीं बनेंगे, ऐसी एक सिक्योरिटी ट्रीटी आप हमारे साथ साइन कर लो और एक रशिया यूएस सिक्योरिटी ट्रीटी भी अलग से साइन कर ली जाए। ऑफ कोर्स यूएस ने इसको नकार दिया कि आप दूसरे देशों के ऊपर कैसे आप अपना अधिकार जमा सकते हो कि वो देश इस संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा, ये आप कैसे कह सकते हैं। तो रशिया की डिमांड यही थी कि यूक्रेन या फिर कोई भी एक्स सोवियत कंट्री जैसे कि जॉर्जिया ये भविष्य में नेटो का हिस्सा ना बने और नेटो अपने जितने भी ट्रूप्स और वेपन्स उन्होंने तैनात किए हैं ईस्टर्न यूरोप में उन्हें पीछे हटा ले। कुछ और भी इनकी डिमांड्स थी, जैसे कि वॉरशिप्स ना भेजे जाएं ब्लैक सी में, नेटो की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं रशिया के बॉर्डर के निकट उन्हें बंद कर दिया जाए और जितनी भी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं उन्हें हटा दिया जाए तुरंत प्रभाव से। अगर नेटो रशिया की सरकार की शर्तों को मान लेता तो बल्गारिया और रोमानिया को तुरंत नेटो से निकालना पड़ता। तो ऑफ कोर्स इन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं करी है, मानने से मना कर दिया है। लेकिन रशिया अभी भी ये कह रहा था कुछ हफ्तों पहले तक कि यूएस अगर हमें गारंटी दे दे, सिक्योरिटी गारंटी दे दे नेटो के मेंबर्स के मामले में, तो भी हम थोड़ा सा पीछे हटने को तैयार हैं। अब ऐसे में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार तनाव बढ़ रहा था। फरवरी के महीने में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया जब बेलारूस ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को अपने देश में तैनात करवा देंगे, रशिया की न्यूक्लियर मिसाइल्स को अगर खतरा लगता है। और रशिया और बेलारूस ने 10 से 20 फरवरी तक एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी करी थी। अभी बेलारूस के बॉर्डर पर भी रशिया की आर्मी तैनात थी और वहां से भी अटैक उत्तरी दिशा से हुआ है। फाइनली इस पूरे मामले का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन की रेटिंग्स पिछले कई सालों से नीचे जा रही है। 2020 में उन्होंने वहां पर काफी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए थे, अपने आप को आगे 12 साल तक और प्रेसिडेंट बनाने की राह उन्होंने आश्वस्त कर ली थी। तो वो सब करने के बावजूद पुतिन इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि रशिया की इकोनॉमी काफी स्लो चल रही है। इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं लोगों पर, खास करके पैंडेमिक के बाद। तो पुतिन की अप्रूवल रेटिंग्स जो 2014 में क्राइमियन क्राइसिस के दौरान 90% पहुंच गई थी, वो अभी बहुत कम आ चुकी हैं। तो पुतिन को लग रहा है कि अगर मैं फिर से यूक्रेन का बहाना बनाकर हमला कर लेता हूं तो लोग मेरे फेवर में आ जाएंगे, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और आने वाले कई 8-10 साल जो हैं वो मेरे आराम से बीतेंगे, लोग मेरे फेवर में रहने वाले हैं। तो कभी भी किसी भी देश में लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली जो भी लीडरशिप है उनकी पॉपुलैरिटी सर्ज करती है, बढ़ जाती है अगर वो लड़ाई को जीत जाते हैं। तो अगर हार जाते हो तो फिर ऑफकोर्स पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है। पुतिन पश्चिमी देशों के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं प्रेशर में लाकर। पुतिन ये चाहते हैं कि हम अटैक करें, उसके बाद यूएस को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। देखो, जिस दिन प्रेशर में आकर पश्चिमी देश बात करेंगे तो वो रशिया की शर्तों को मानने के लिए तैयार होंगे। ओके, तो इसीलिए रशिया जो है पिछले 1 साल से यूक्रेन के बॉर्डर के पास अपनी आर्मीज तैनात करके बैठा है और जून 2021 में इस आर्मी की तैनाती के बाद जो बाइडेन ने उनसे मुलाकात करने के लिए सहमति भी दे दी थी। सो दे हैड देयर फर्स्ट मीटिंग इन जून 2021। फेस टू फेस मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग की बात नहीं कर रहा। वैसे तो दिसंबर में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी इनकी मीटिंग हुई थी इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। अब यूएस क्या कर रहा है, बार बार इकोनॉमिक सैंक्शंस की धमकी दे रहा है। तो बस इकोनॉमिक सैंक्शंस की धमकी दे रहे हैं और इससे ज्यादा यूएस कुछ कर नहीं पा रहा है। पुतिन फिर से अभी कुछ दिन पहले रिपीट करते हैं कि यूक्रेन हिस्टोरिकली हमारा हिस्सा रहा है और इसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं। यूक्रेन हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ रशिया। सिक्योरिटी एनालिस्ट पिछले कुछ हफ्तों से बता रहे हैं कि रशिया किस तरह से अटैक करेगा और आज अटैक उसी तरीके से हुआ है। उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों दिशाओं से हमला किया गया है यूक्रेन पर। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी के टीचर्स से तो आप हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलती है, इसमें 10,000 और 5,000 का डिस्काउंट चल रहा है। यू कैन सी द प्राइसेस हियर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस दी जाती है मेंटर्स के द्वारा। मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे इसकी क्लास होती है, तो 8 AM to 10 AM इसके क्लास का टाइम है। प्लीज डू ज्वाइन दीज क्लासेस अगर आपको अभी भी हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आ रही है, खास करके 2022 के प्रीलिम्स के पहले। कल से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको कोर्स सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 7825860095। ये स्पेसिफिकली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे लर्नर्स के लिए हमने नंबर बनवाया है, रखवाया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं। लाइव मेंटरशिप इसमें मिलती है। सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। वी हैव सम फ्री टेस्ट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।